फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड आज का ये जो चैप्टर और लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत BST बिजनेस स्टडीज़ का जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है हमारा वो यूज किस लिए होता है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ए स्टेटमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा स्टेटमेंट होता है ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है हमारा वो स्टेटमेंट होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहने का मतलब हुआ कि जो मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट होते हैं जो कि फंडामेंटल ट्रूथ सच एक मतलब सच्चाई के तौर पे भी जो प्रोवाइड करवाते हैं गाइडलाइंस एक निश्चित जो होती है कि आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना है। वैसे गाइडलाइंस जो है वो मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के लिए एक प्रोवाइड करती है और एक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल में जितने भी काम होते हैं उस पर प्रिंसिपल बने हुए हैं कि आपको ये सब प्रिंसिपल को फॉलो करना है। वही बता रहा है कि ये स्टेटमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस को एक्शन के लिए। तभी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है सब हम एक से एक लिंक है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए बढ़िया तरीके से इसीलिए हम लोग जो था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो था वो मैनेजमेंट दिया गया था। फिर हेनरी फ्योल जो थे वो मतलब जन्म लिए थे फ्रांस में, मतलब वॉज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। 1841 में क्वेश्चन पूछता है कि जो हेनरी फ्योल थे जिसके सिद्धांत थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो जो कितने में जन्म लिए थे, तो 1841 में जन्म लिए थे। ही गॉट डिग्री, ये जो थे डिग्री को प्राप्त किए थे इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1816। ये डिग्री को अपना प्राप्त किए थे, एक खदान इंजीनियर थे ये, और इंजीनियरिंग माइनिंग इंजीनियरिंग में खदान में काम करते थे 1860 में। और वर्किंग इन ए कोल माइनिंग कंपनी में ये लोग ये काम करते थे। इनका जन्म जो था वो बोर्न जब ये जन्म लिए थे वो था 1841 एंड डाइड जब मृत्यु हुई थी इनकी 1925। ठीक, रीज़न था इसका क्या जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देने के पीछे फ्योल का कि एट ए टाइम वो टाइम पे कंपनी जो थी वो इंसॉल्वेंसी, मतलब इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब हुआ दिवालिया, मतलब बुरी तरीके से मतलब ध्वस्त हो जाना। अप्लाइड हिज मैनेजरल टेक्निक, तो ध्वस्त हो रही थी तो ये जो थे फ्योल वो अपना मैनेजरल टेक्निक अपनाए और कंपनी को ठीक सिचुएशन में लाकर और सक्सीड भी किया। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझे? तो फ्योल प्रिंसिपल वही मैनेजमेंट दिया, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इनका मेजर वर्क जो था फ्योल का वो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरल स्किल और टेक्निकल स्किल के बारे में वो बताया था। और ही डेवलप 14 प्रिंसिपल ऑफ, और ये जो सिद्धांत थे वो 14 सिद्धांत थे जो दिया गया था इसके द्वारा हेनरी फ्योल के द्वारा। ठीक, मैनेजरल एक्टिविटीज़। तो आइए जानते हैं वो प्रिंसिपल के बारे में जो फ्योल ने हमें दिया था। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क कहने का मतलब है कार्य विभाजन का सिद्धांत। हमारा जो डिपार्टमेंट होगा आपका काम उधर अलग होगा और उसका जो डिपार्टमेंट होगा उसका काम अलग होगा, इसी को कहते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। काम सबका अलग अलग होगा, डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। फ्योल जो था रिकमेंड किया था डैट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क मस्ट बी सब डिवाइडेड एंड एलोकेटेड टू ए नंबर ऑफ पर्सन, इट मेक्स टास्क सिंपलर। ठीक, फ्योल के पहले सिद्धांत के अनुसार वो कहते थे अलग प्रकार के कार्यों का विभाजन किया जाए और हर विभाग के कार्य को अलग अलग लोग देखें। ठीक, कहने का मतलब यह हुआ कि कार्य का विभाजन हो और हर विभाग का कार्य अलग अलग देखे, उसी को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, जिसमें सिद्धांत नंबर 1 था कार्य विभाजन का सिद्धांत। और तो समझ गया है कि सबका अलग अलग सिद्धांत दिया गया था कार्य का विभाजन करके, और हर विभाग में जो कार्य करेंगे अलग अलग लोग देखेंगे। ठीक, और सेकेंड में हमारा जो प्रिंसिपल था वो था प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कहने का हुआ अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब हुआ, इंग्लिश में इसको थोड़ा लिखिएगा एग्जाम में तो इंग्लिश में नीचे में थोड़ा उसका कुछ हेडिंग मतलब उसके बारे में थोड़ा उसका विश्लेषण कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको जो एग्जामिनर होगा वो ठीक तरीके से देखेगा, हाँ बच्चे को मालूम है। तो अथॉरिटी कहने का मतलब हुआ पावर टू टेक डिसीजन, मतलब डिसीजन लेना जो पावर हुआ।
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हमको तो काम मिला हुआ है, उत्तरदायित्व मिला हुआ है, मतलब उत्तरदायित्व मतलब हमको है ना जो टाइम पे काम उसको पूरा करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। तो अथॉरिटी कि हमको पावर मिला हुआ है काम करने का, डिसीजन लेने का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की है काम हम समय पे करें। तो ये दोनों का पैरिटी चलता है, ये दोनों का पैरिटी चलता है, तभी ये दोनों ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम टू रिसीव बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोग दोनों का पैरिटी होना बहुत ही आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार दोनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है ना, दोनों में समन्वय कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी, जो कि अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम में पूछेगा 5 या 6 ऐसे, आप 5 नंबर में कि 5 फेवल प्रिंसिपल के नाम लिखे, तो आप इस सब में से आप लिख सकते हो। मैं 14 का 14 जो फेवल प्रिंसिपल था वो मैं आज बताने वाला। तो इसमें दूसरा नंबर पे अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहने का मतलब अनुशासन के सिद्धांत। सुनने से ही मतलब चलता है डिसिप्लिन कहीं भी रहे तो अनुशासन होना आवश्यक है, तभी हमारा काम जो होगा क्या होगा, रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो हमारा जो रेपुटेशन होगी, गुडविल होगी, वो बची हुई होगी। तो ये प्रिंसिपल दिया है कि हाँ ये प्रिंसिपल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीव करने के लिए। तो डिसिप्लिन रेफर टू जनरल रूल्स, इंग्लिश में आप ऐसे थोड़ा नीचे लिख देना। डिसिप्लिन रेफर टू जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक रूल और रेगुलेशन सिस्टमैटिक जो काम हो अच्छे तरीके से, बेढंग ना हो, सुव्यवस्थित तरीके से हो ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए ये प्रिंसिपल दिया गया है। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के सिद्धांत की डिसिप्लिन जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ठीक तरीके से चले। अनुशासन सामान्य नियम है, इस सिद्धांत से ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम होता है। इसको हिंदी में है कि सही तरीके से अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो बेढंग तरीके से अगर होगी तो काम जो होगा अच्छे तरीके से नहीं होगा, रिजल्ट बेस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये भी प्रिंसिपल हमारा फेवल ने हमें दिए थे। और नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है 4, वह है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता का सिद्धांत। ठीक, दिशा की एकता का सिद्धांत कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान दैट एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड इन 1 डायरेक्शन। ठीक, अगर एक मैनेजर होगी वो कहेंगे कि हमको यही काम करना है, एक ही दिशा दिखाएंगे कि इस दिशा में आपको, अगर एक को बोले ये दिशा में जाइए, एक को बोले ये दिशा में जाइए, काम जहाँ पर है वहीं पे ना हम मतलब दिशा दिखाएंगे, एक जगह जाएंगे, उसको यूनिटी बना के रखना पड़ेगा, है ना। यूनिटी बना के रखेंगे तो वो जो और सब भी है उसके साथ वो सब भी जाएंगे, तो एकता बनी रहेगी। तो यही कहा 1 यूनिट का मतलब हुआ एक प्लान दैट एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर, सबको एफर्ट्स पड़ना चाहिए कि सारे मेंबर जो है एक ही डायरेक्शन में काम करें, तो वो मजबूती रहेगी, मतलब यूनिटी रहेगी। तो वही है डायरेक्शन, एक दिशा में काम चलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित की अधीनता से सामान्य हित तक। ठीक, व्यक्तिगत हित जो होती है अधीनता से सामान्य हित तक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सपोज ए मैनेजर गेट्स एन ऑर्डर एंड सप्लाई एंड कंपनी बेनिफिटेड, मतलब मानिए कि एक प्रिंसिपल के अनुसार कि मैनेजर जो होता है ऑर्डर, मतलब ऑर्डर लिया किसी सब मतलब से, एंड सप्लाई एंड कंपनी बेनिफिटेड, और उसको सप्लाई किया गया, ऑर्डर भी मिला, उसको दे भी दिया, और कंपनी जो थी बेनिफिट की, मतलब बहुत अच्छा खासा कमाई। ठीक, तो वो जो पैसा आई, मतलब जो पैसा गया इंटरेस्ट टू ऑल हु आर वर्किंग विथ हिम, तो मतलब ये जो था सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये जो ऑर्डर गया और सप्लाई आया, मैनेजर के पास पैसा आया, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वर्क, क्योंकि सब ने, जितने भी मेंबर थे सब ने उनके साथ काम किया। द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट बेनिफिट शेयर टू बाय ऑल, जितने भी बेनिफिट हुए, मतलब बेनिफिटेड कहने का मतलब अच्छे से खासे प्लस में जो कमाई हुआ बोनस में, तो वो सभी में बंटने चाहिए। तो वही है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित की अधीनता से सामान्य हित तक। इंटरेस्ट मतलब सभी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। व्यक्तियों का पारिश्रमिक का सिद्धांत, मतलब जो काम किया है व्यक्ति उसका सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, इन फेवल व्यू रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड ही फेयर एंड रीजनेबल। जैसे है एग्जाम्पल में समझिए, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म, प्रॉफिट जो है वो फर्म कमाई,
और शुड नॉट गो टू मैनेजर, मैनेजर को ना जाके बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्कर, मतलब शुड नॉट मतलब मैनेजर को नहीं दें, सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जितने भी काम किए हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट होना, क्योंकि वो लोग भी मेंबर भी ने परिमोडरेशन किए, मतलब काम किए, पारिश्रमिक किए हैं, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट जो अर्न करता है फर्म वो और सब जितने भी वर्कर है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यही प्रिंसिपल हमारा सिखाता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का पारिश्रमिक का सिद्धांत है। स्टेबिलिटी ऑफ टर्नर ऑफ पर्सनल, कर्मियों की कार्यकाल की स्थिति का सिद्धांत, कर्मियों जो रहते हैं उसकी कार्यकाल का स्थिरता, कितने वो स्थिर में रहते हैं कार्य में, वो नहीं रहते हैं। इट रेफर टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट रेफर टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन ट्रांसफर, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, इसमें टाइम का कोई वेस्ट नहीं होता है। प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, इसमें जॉब सिक्योरिटी रहती है ये प्रिंसिपल रखने से। कर्मियों के कार्यकाल की स्थिरता, कार्यकाल की स्थिरता जो होती है रख दी जाती है कि हाँ इतना तक आप रहोगे, निश्चिंत रहो, तो उसमें जॉब पर सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोवाइड रहती है कि वो नहीं हट पाते हैं, और वेस्ट का टाइम का वेस्ट भी नहीं होता। इनकरेज टू रिमेन इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब साहस दिया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से कार्य करो, उतने कार्य दी जाती है। इससे क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी मिली होती है ना, तो वही है कर्मियों में कार्यकाल की स्थिरता, आप रहो काम करो ऑर्गेनाइजेशन में, साहस वैसे दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहल का सिद्धांत, फ्यूल वांटेड दैट सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन, इंग्लिश में है गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव द प्लान्स, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फैक्शन व्हेन दे आर अलाउड टू टेक इनिशिएटिव अगर मिलता है कि हाँ आप भी इसमें सुझाव दे सकते हो, अगर सुझाव है मैनेजर यही सब बात कर रहा है, तो अगर वर्कर सभी होते हैं तो वो भी सुझाव दे सकते हैं, या और भी कोई, ज़रूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट रैंक वाले ही मैनेजर ये सब भी सुझाव दे सकते हैं, नीचे वाले जो सुझाव भी वो है वो दे सकते हैं। अगर उसे हम लोग कहते हैं कि हाँ आपकी जो है सोच वो आप सुझाव हमें दे सकते हो, वो कर सकते हो, तो इनिशिएटिव मिलती है उसको, वर्कर को जो है वो इनकरेज मिलता है। तो आपको मैनेजर जो होते हैं नए नए तरीके के आइडिया देने के लिए उसे वर्कर को अफोर्ड मतलब इनकरेज करते हैं। तो मैनेजर आर इनकरेज टू गिव न्यू आइडिया, इनिशिएटिव मिलती है कि हाँ ये काम वर्कर भी बता सकते हैं, सुझाव कर सकते हैं। तो मैनेजर जो होता है क्या करता है, इनकरेज करता है वर्कर को कि आप हमें बताओ, इससे क्या होती है इनिशिएटिव। तो ये भी प्रिंसिपल है इनिशिएटिव का कि पहल का सिद्धांत। लास्ट जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पैरिडिकॉप्स, स्पैरिडिकॉप करने का मतलब हुआ मोरल, आदर, सम्मान जो था मैनेजर को मेंटेन करना चाहिए हाई एफिशिएंसी में। इट ऑल्सो मीन्स रिगार्ड फॉर द हॉनर ऑफ द इंटरप्राइज में जितने भी वर्कर्स हैं मेंबर्स है वो सब। तो हमारा जो स्पिरिट डी कॉर्प्स होता है वो हमारा रिगार्ड होता है हॉनर के संबंध में, मतलब सम्मान। जितने भी वर्कर मेंबर काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल में, वो ऑर्गेनाइजेशन में उसे सम्मान ऑनर तरीके से इंटरप्राइज को, मतलब पूरे इंटरप्राइज को अच्छे तरीके से रखना। और वन बिलोंग्स इजी टू अचीव टारगेट को अचीव करने में बहुत ही मतलब सक्सेस मिलती है। और मिनिमम डिसिप्लिन कम मतलब अनुशासन जो होती है वो ज़्यादा रहती है और इधर उधर वाला काम कम होता है। मेंटेनिंग हाई मोरल हॉनर एंड हॉनर ऑफ मैनेजर, जो मोरल होता है और सम्मान जो होता है इसका मैनेजर का वो मेंटेन में रहता है और हाई उच्च तरीके से रहता है। और तो नेक्स्ट इतना तो 14 जितने भी फ्यूल के नियम मतलब प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, वो सारे हमने बता दिए। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो 5 पूछता है कि 5 फ्यूल के प्रिंसिपल बोले और कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। और 5 पूछे उसमें से तो 5 का नाम लिख दीजिएगा और थोड़ा जो नीचे में उसको स्टेटमेंट थोड़ा लिख दीजिएगा। देन उसके बाद एग्जाम्पलर समझेगा कि आपको जो है पता है और नंबर वो आपको नहीं करता है। हमारा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध तरीके से कहा जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में काम करना और जानना कि वह चाहते क्या है वो काम करने के लिए, और देखना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट वे तरीके से, उसी को कहते हैं साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रबंध ऐसे तरीके से रखना जो जाने कि वो जो काम करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, और देखना कि वो दे डू इट मतलब वो कर रहे हैं कि नहीं इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट, मतलब सस्ते चीपेस्ट मतलब हुआ एकदम सस्ते तरीके से अकॉर्डिंग टू टेलर के कहने के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
जो होता है वो पूछ दिया जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो आप लिख सकते हो। ये डेफिनिट प्लान होती है, सेट ऑफ रूल्स होता है। इकोनॉमी जो होती है मतलब रूल्स, ए सेट ऑफ रूल्स मतलब रूल्स जो होते हैं तरीके से सेट होते हैं। डेफिनिट प्लान जो होते हैं वो डेफिनिट मतलब 10th होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इकोनॉमी आर्थिक, अर्थव्यवस्था वो जो होते हैं अर्थव्यवस्था वो भी मायने रखती है। कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है साइंटिफिक में, इफ़िशियंसी जो होती है हाई होती है, इंक्रीज करती है। टाइम स्टडी मतलब टाइम को इसमें ज़्यादा हम मान्यता दी जाती है कि टाइम पे हर काम हो मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहने का यही हुआ मतलब कि चीपेस्ट वे में, बेस्ट में आप जो काम कर रहे हैं वो देखना प्रबंध तरीके से। टेलर जो थे स्टडी के अनुसार, टेलर के स्टडी के अनुसार वो 4 स्टडी मतलब मेनली 4 स्टडी दिए गए थे। वो है एक मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। तो उनके बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। तो मेथड स्टडी कहने का मतलब विधि अध्ययन, विधि तरीके से अध्ययन। मेथड बाय मेथड स्टडी जो होती है वो इंग्लिश में आप लिख सकते हो, इज कंसर्न विथ द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। जो हम कर रहे हैं वो मेथड्स के तरीके से परफॉर्म हो रहा है, उसको मेथड स्टडी बोलते हैं, मतलब विधि तरीके से। नेक्स्ट जो स्टडी दिया गया था वो था गति अध्ययन। गति अध्ययन में मोशन स्टडी जो होता है हमारा एक्सप्लेन करता है। मोशन स्टडी जो होते हैं गति अध्ययन बोलते हैं इसको। मोशन स्टडी जो होता है एक्सप्लेन करता है मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट्स मतलब क्या हुआ, इधर उधर थोड़ा गति में रहना। ऑपरेटर्स मतलब हो गया एम्प्लॉय का मूवमेंट और मशीन टू परफॉर्म जॉब। मशीन मतलब मशीन जो होता है, और एम्प्लॉय मतलब जो काम करते हैं लोग फर्म में। मोशन स्टडी मूवमेंट, ऑपरेटर मतलब एम्प्लॉय की गतिविधि, जो काम करते हैं उसकी गतिविधि, और मशीन की गतिविधि का जो होता है वो एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में। टू परफॉर्म जॉब में जो है मतलब परफॉर्म करते हैं अच्छे तरीके से, उसी के बारे में वो एक्सप्लेन करता है। मोशन स्टडी गतिविधियों का मानिए सीधा गतिविधि का अध्ययन करता है कि जो एम्प्लॉय है, मशीन है, वो ऑपरेट्स कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, वो बताता है गति अध्ययन के बारे में। वो मेनली मोशन स्टडी यही कह रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है टाइम स्टडी, समय अध्ययन में हमारा टाइम स्टडी टेक्निक है विच इज़ यूज टू मेजर द टाइम को हम लोग समय को अध्ययन मतलब समय अध्ययन कहने का मतलब समय को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जांच सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ टास्क का जो हमारा वॉल्यूम होगा उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो मेथड जो है टाइम स्टडी का वो क्या है। ठीक है, इसमें मेनली टाइम स्टडी के बारे में हम लोग अध्ययन किया जाता है कि समय अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और जॉब करने में टाइम स्टडी भी मायने रखती है। तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो पढ़े हम लोग 5 से, उसमें से कुछ भी पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट बता सकते। एक है फैटिग स्टडी जिसे थकान अध्ययन कहते हैं। इस टेक्निक के अंदर विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करने में जो इंटरवल होती है, रेस्ट इंटरवल होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिटरमाइन किया जाता है इस टेक्निक के द्वारा। मतलब थकान टास्क को जब हम किए हैं उसका अमाउंट और फ्रीक्वेंसी जो है आराम के इंटरवल में वो क्या है, वो फैटिग स्टडी के द्वारा किया जाता है। थकान का अध्ययन किया जाता है मेनली, आप समझिए ये टेक्निक है, ऐसा लिख सकते हो ऐसे कि थकान का अध्ययन किया जाता है। जो टास्क को कंप्लीट किया है रेस्ट इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी है उस अमाउंट का वो डिटरमाइन करना ही हमारा फैटिग स्टडी कहलाता है। तो हमारा मुख्यतः स्टडी जो था हमारा ये है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। ये सारे स्टडी थे जिनको मैंने बता दिया, वो दिया गया था टेलर के द्वारा। एंड जो 14 सिद्धांत जो थे वो दिया गया था आपको फेयल के द्वारा। तो सभी का डिस्कस इस चैप्टर में लगभग हो गया, लेक्चर में पूरा हो ही गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही है, आप समझो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा, डेफिनेशन दे देना। फेयल ऑफ मेनली पूछा जाता है 5 प्रिंसिपल बताइए ऐसे। तो सभी का हमने पोर्ट बना दिया। अगर कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक।